अस्सलामुअलैकुम माय डियर व्यूवर्स, आप देख रहे हैं मॉम एंड बेबी कि चैनल। आप पेरेंटहुड के लिए जितना मर्जी प्रिपेयर कर लो, बट जब आपका बेबी इस वर्ल्ड में आ जाता है और जो पहले 3 महीने होते हैं उसमें आपको ऐसे काफी सारे एक्सपीरियंसेस होते हैं जो न्यू पेरेंट्स को बहुत ज्यादा वरी कर देते हैं या परेशान कर देते हैं। और आपको ऐसे लगता है कि बस अब भी आप डॉक्टर के पास भागो उसका सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए। बट जब आप डॉक्टर के पास भागते हो तो आपको पता चलता है कि ये सब चीजें बिल्कुल नॉर्मल है, न्यूबॉर्न बेबीज के साथ ऐसा होता है और आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। ऑब्वियसली कुछ साइंस होते हैं जो आपको नोट करना जरूरी होता है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट ये सब चीजें मोस्टली हर बच्चे को होती हैं और ये एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली नॉर्मल है। क्योंकि मेरा बेटा अब 2 साल से ऊपर हो चुका है एंड आई हैव गॉन थ्रू दिस जर्नी, तो ये वीडियो मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पे आपसे शेयर कर रही हूँ। ऐसी चीजें जो मैंने फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस करी इन स्पाइट ऑफ ऑलरेडी इतना रिसर्च करने के बावजूद मैंने भी फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस किया। और जब जब एक्सपीरियंस किया मैं अपने डॉक्टर के पास भागी और जिस स्पीड पे भागी उसी ही स्पीड से उन्होंने मुझे वापस भेज दिया कि ये सब बिल्कुल नॉर्मल है। तो मुझे ऐसा लगा कि जितनी भी प्रेग्नेंट मॉम्स हैं या जितनी भी बिल्कुल न्यू बी मॉम्स हैं उनके लिए मुझे ये वीडियो करना चाहिए ताकि वो इस फेज के लिए बेटर प्रिपेयर हो सकें। और मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आप एक एक्सपीरियंस मॉम भी हो मेरी तरह ऑलरेडी, तो भी आप ये वीडियो देखो। और मेरी लिस्ट में अगर कोई ऐसी चीज हो जो नहीं है और जो आपने एक्सपीरियंस करी है, क्योंकि हर मॉम का एक्सपीरियंस अलग होता है, तो डेफिनेटली कमेंट करके बताओ ताकि हमारी जो न्यू मॉम्स है या टू बी मॉम्स है उनकी मदद हो सके। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ लिस्ट बनाई है टॉप 10 न्यू बॉर्न वरीज की जो मैंने एक्सपीरियंस करी, जिन्होंने मुझे सबसे ज्यादा परेशान किया और जिनके ऊपर अब मुझे हंसी आती है कि मैं इतना परेशान क्यों हुई, क्योंकि अब मुझे समझ आता है कि ये तो होता है और टाइम के साथ ये ठीक हो जाता है। तो सबसे पहली वरी होती है सॉफ्ट स्पॉट। नॉर्मली बच्चों का सॉफ्ट स्पॉट होता है न्यूबॉर्न बेबीज का, या तो सिर पे होता है या फिर बैक पे होता है। कबीर का बैक पे था और मुझे याद है कि मैं हमेशा उसको टच करती रहती थी और फील करती रहती थी। और जब भी डॉक्टर विजिट्स होती थी तो मैं डॉक्टर से हमेशा टच करवा के उनसे पूछती थी कि मैम क्या ये जा रहा है, क्या ये फेड हो रहा है, क्या ये ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। बट ऑब्वियसली मुझे डॉक्टर्स ने बताया कि ये बिल्कुल नॉर्मल है और टाइम के साथ ये जो सॉफ्ट स्पॉट है ये बिल्कुल ठीक हो जाता है या भर जाता है। हर बच्चे को कितना टाइम लगे ये डिफरेंट होता है, बट ये सॉफ्ट स्पॉट चला जाता है। सेकेंड वरी होती है ये सडन पिंपल्स या रेडनेस ऑफ द स्किन। आप देखोगे कि कुछ बच्चे जो पैदा होते हैं तो उनकी स्किन बिल्कुल रेड होती है और धीरे धीरे वो रेडनेस चली जाती है, या कुछ दिन बाद, 20 दिन बाद, 1 महीने बाद, 1.5 महीने बाद बच्चे की स्किन पे सडन रेड 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 रैशेज या पिंपल से आ जाते हैं। तो ये कुछ भी नहीं होता है, ये बेसिकली स्किन का तरीका होता है एडजस्ट करने का टू द न्यू एनवायरनमेंट। इनिशियली बच्चे की स्किन में काफी ब्लड फ्लो होता है बिकॉज जो पूरा प्रोसेस होता है डिलीवरी का वो काफी ब्लड यूटिलाइज करता है और ब्लड रश भी काफी होता है, ब्लड फ्लो भी काफी ज्यादा होता है, तो उसकी वजह से भी स्किन बिल्कुल रेड रेड दिखती है। बट इवेंचुअली स्किन जो है एनवायरनमेंट में एडजस्ट कर जाती है, तो बीच में ये ऐसे रैशेज या ऐसे पिंपल्स आते हैं और उसके बाद वो स्किन एडजस्ट कर जाती है। तीसरा होता है व्हाइट फ्लेकी स्किन। अब आपने अपने बच्चे के लिए बेस्ट प्रोडक्ट्स ले लिए, आप अच्छे से उसकी स्किन का ध्यान भी रख रहे हो, बट सडनली आप देखोगे कि उसकी स्किन बहुत ड्राई दिख रही है, बहुत व्हाइट व्हाइट दिख रही है और फ्लेकी सी हो गई है, उतरना शुरू हो गई है और आप काफी घबरा जाओगे। बट एक्चुअल में ये स्किन की फर्स्ट लेयर होती है जो उतरती है, उतरने के बाद जो है जो नई स्किन आती है और वो धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग होती जाती है, जिसका आप फिर ध्यान रखना स्टार्ट कर देते हो। तो इसका उतरना बिल्कुल नॉर्मल है, हर बच्चे के साथ ये अलग अलग स्टेज पे होता है। अगली वरी जो मुझे बहुत ज्यादा होती थी वो है छींक आना। बच्चों को बहुत छींकें आती हैं और आपको ऐसा लगता है कि बच्चा इतना छोटा सा है, उसका नोज और भी छोटा है, तो उसको छींक आ रही है, इसका मतलब कहीं उसको कोल्ड तो नहीं हो गया या उसको फ्लू तो नहीं हो गया या उसको कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही। बट एक्चुअल में छींक आना अच्छा माना जाता है। उसमें क्या होता है कि नोज में अगर कुछ ट्रैप्ड होता है, जैसे कभी कभी डर्ट हो गई, पॉल्यूशन बहुत है जहाँ पे हम रहते हैं, या कभी कुछ म्यूकस फंसा हुआ है गंदगी वगैरह की वजह से हवा में, तो वो सारा छींक मारने से निकल जाता है। कई बार ऐसा भी होता है क्योंकि इतना टेम्परेचर फ्लक्चुएशंस है, हमारे घर जो है वो सेंट्रली हीटेड या सेंट्रली एयर कंडीशन नहीं है, तो एक कमरे से दूसरे कमरे में भी जब आप बच्चे को मूव करते हो टेम्परेचर फ्लक्चुएशंस होती है, तो उसकी वजह से भी उसको छींक आ जाती है, जो कि बिल्कुल नॉर्मल माना जाता है। अगला है हिचकी आना। अब आप ये मानेंगे कि आज की डेट में भी अगर हमें भी हिचकी है तो हमें ऐसा लगेगा कि कितना डिस्कम्फर्ट है, फटाफट हम जाके पानी पियेंगे या जो भी होम रेमेडीज हमें मम्मी ने सिखाई है हम वो सब यूज करना स्टार्ट करेंगे। तो जब बच्चों को भी हिचकी आती है जो बहुत ज्यादा आती है शुरू के महीनों में, तो हमें ऐसा लगता है कि उन्हें कितनी प्रॉब्लम हो रही होगी, कितना डिस्कम्फर्ट हो रहा होगा, उन्हें क्या हो गया, कहीं उनका पेट तो नहीं खराब हो गया। बट हिचकी आना बच्चों में बहुत ही नॉर्मल है, इनफैक्ट ज्यादा नॉर्मल है, क्योंकि बच्चों का डाइजेस्टिव सिस्टम
धीरे 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 स्ट्रांग होता है, धीरे 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 मच्योर होता है, धीरे धीरे उसकी बॉडी को समझ आता है कि जो खाना खाने का प्रोसेस अभी तक बॉडी फॉलो कर रही थी जब मदर की टमी में था बच्चा, वो से लेके अब तक का प्रोसेस बिल्कुल चेंज हो गया है। तो ये जो सारे सिग्नल्स बॉडी के अंदर चलते हैं वो बहुत अलग तरह से काम करते हैं, जिसकी वजह से हिचकियां आती हैं, हिचकियां जाती हैं। बिना कोई होम रेमेडी बच्चों पे किए उनकी हिचकियां रुक भी जाती हैं और आप देखोगे कि बच्चा भी बिल्कुल नॉर्मल होता है। हमें ज्यादा डिस्कम्फर्ट हो रहा होता है बट बच्चों को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होती। अगला है बच्चों की पॉटी। इसके ऊपर तो मैं एक डेडिकेटेड वीडियो कर चुकी हूँ कि पहले 3 महीने में बच्चों की पॉटी से आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। ये चीज मुझे लगता है कि मैक्सिमम पेरेंट्स को स्लीपलेस नाइट्स देता है। मतलब आप इसी सोच में रहते हो और जब होता है तो आप इसी चीज को सबसे ज्यादा सेलिब्रेट भी करते हो। पॉटी का कलर, पॉटी का टेक्सचर, पॉटी की स्मेल, पॉटी की फ्रीक्वेंसी, कितनी बार पॉटी हुई, हर चीज की आपको वरी रहती है शुरू में। तो ये मेरी भी बहुत बड़ी वरी रहती थी बट मैं काफी हैरान थी ये जान के। बिल्कुल नॉर्मल है अगर एक दिन में बच्चा 7 बार पॉटी कर रहा है या 7 दिन में 1 बार पॉटी कर रहा है तो भी बच्चों के साथ इसको बिल्कुल नॉर्मल माना जाता है। अगली वरी है स्पिट अप्स या फिर बच्चे का उल्टी कर देना। अब यहाँ पर हम प्रॉपर उल्टी की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ कुछ एक दही जैसा या गाढ़ा गाढ़ा सा बच्चे के मुंह से बाहर निकलता है फीड करने के बाद, तो हम उसकी बात कर रहे हैं। तो बच्चों की उल्टी होना, इस तरह की उल्टी होना, ये भी बिल्कुल नॉर्मल माना जाता है। मुझे याद है कि मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही ये होती थी एंड मैं वैक्सीनेशन के अलावा भी अपने डॉक्टर के साथ कई बार अपॉइंटमेंट बुक करती थी कि मैम मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही है कबीर को ये करते हुए देख के, आप मेरी मदद करो। और वो हर बार मुझे कहती थी कि मैं मदद नहीं कर सकती। टाइम के साथ उसका सिस्टम मच्योर होगा, टाइम के साथ उसकी बॉडी इसको हैंडल करना सीखेगी और ये चला जाएगा। बहुत कम बच्चे होते हैं जिनमें ये एक्चुअल में एक गैस्ट्रो रिफ्लक्स की प्रॉब्लम होती है, एक बीमारी होती है जिसकी वजह से उन्हें बहुत इस तरह की उल्टी होती है और बहुत परेशानी भी होती है उल्टी करते हुए। उन बच्चों को ट्रीटमेंट दिया जाता है या उन बच्चों को दवाइयां दी जाती हैं। बट अपार्ट फ्रॉम दैट अगर बच्चे के साथ ऐसा हो रहा है बट साथ साथ बच्चे को कोई परेशानी नहीं हो रही है और बच्चे का वेट गेन ठीक चल रहा है, उसके डेवलपमेंट माइलस्टोन्स वीक हो रहे हैं, तो आप एज अ पेरेंट परेशान होना बंद करें। ये बिल्कुल बिल्कुल नॉर्मल है। अगला जो वरी होता है वो होता है गैस का वरी। अब ये बहुत ही कॉमन बात है कि बच्चों का खाने का प्रोसेस बिल्कुल चेंज हो जाता है जब वो इस वर्ल्ड में आते हैं। अब उन्हें खुद खाना मांगना होता है, कई बार मदर को समझ आता है, कई बार नहीं आता, कभी फीडिंग में बहुत गैप हो जाता है या कभी हम ज्यादा फीड करा देते हैं या फिर कई बार बच्चे को हम बॉटल देते हैं जिसमें वो ठीक से सक नहीं करता तो काफी हवा उसके पेट में चली जाती है, या बच्चा अपनी उंगली सक करता रहता है। इन सब चीजों की वजह से कई बार बच्चे के पेट में बहुत गड़बड़ हो जाती है, गैस सी बन जाती है जिससे बच्चे बहुत परेशान भी होते हैं, बहुत रोते हैं और जब तक वो गैस रिलीव ना हो जाए तब तक बच्चे बहुत ही ज्यादा और साथ में पेरेंट्स भी बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। इस टॉपिक पे भी मैंने वीडियो किया है कि मेरे एक्सपीरियंस में क्या चीजें मेरे लिए वर्क करी और मुझे ऐसा लगता है कि गैस से रिलेटेड स्पेशली हॉस्पिटल्स चेकआउट करने से पहले आपको अपने डॉक्टर से डिस्कस करना चाहिए कि अगर ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं तो इमरजेंसी में आप क्या ड्रॉप्स बच्चे को दे सकते हो ताकि आप भी और बच्चा भी बहुत ज्यादा देर इस चीज से परेशान ना रहे। आप होम रेमेडीज भी कर सकते हो प्लस साथ में आप ये जो इमरजेंसी ड्रॉप्स होते हैं वो कभी कभी अगर देना पड़े तो बच्चे को दे सकते हो, बच्चे को भी इस परेशानी से बचा सकते हो क्योंकि मोस्ट केसेस में बच्चों को गैस होती है और वो गैस रिलीव करने से वो ठीक भी हो जाते हैं। अगला है स्टार्टलिंग, यानी एकदम से नींद में जब बच्चा घबरा जाता है और एकदम से घबरा के हिल जाता है पूरा, तो पेरेंट्स काफी डर जाते हैं कि क्या हुआ होगा। अब इसके बारे में अगर आप अपने बड़ों से बात करें तो आपको काफी सारी थ्योरीज पता चलेंगी। आपको ऐसे बोला जाएगा कि बच्चा अपनी पुरानी जिंदगी के बारे में सोच रहा है या बच्चा जो है वो एंजल से कनेक्ट कर रहा है या बच्चा मतलब कुछ ड्रीम वर्ल्ड में चला गया है, उसको सपने आते हैं इस टाइम पे। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं मानती हूँ क्योंकि मेरी डॉक्टर ने मुझे समझाया कि ये एक रिफ्लेक्स होता है। बच्चे का पूरा एनवायरमेंट चेंज हुआ है, मदर के यूट्रस में वो पानी में रहता था, बहुत ही प्रोटेक्टेड एनवायरमेंट में रहता था, डार्क एनवायरमेंट में रहता था। सडनली एक नया एनवायरमेंट है जहाँ पे टेम्परेचर बिल्कुल अलग है, पानी अब है नहीं, कपड़े हम बिल्कुल अलग तरह से बच्चे को पहनाते हैं, एक्टिविटीज काफी हैं, साउंड्स बहुत अलग हैं, तो बच्चा एक बिल्कुल नए एनवायरमेंट में है। तो शुरू में उसकी बॉडी ऐसा एक रिफ्लेक्स जो है उसको देती है और ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम 2 से 3 महीने के बीच में अपने आप ही चला जाता है, आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये कब चला गया। तो आप कोई होम रेमेडीज करना चाहो तो आप करो, आप नहीं करना चाहो तो आप नहीं करो। तो ये एक रिफ्लेक्स है जो आएगा और साथ साथ चला जाएगा। और आखिरी मेरी लिस्ट पे है डाइपर रैश। ये शुरू से एक डिबेट चलती है कि हम क्लॉथ डाइपर यूज़ करें या हम रेगुलर डाइपर्स को यूज़ करें, किससे हम बच्चे को डाइपर रैश होने से बचा सकें। तो मैं आपको ये बता दूं कि आप किसी भी तरह का डाइपर यूज़ करो, बट डाइपर रैश होना बच्चों को बहुत ही कॉमन होता है क्योंकि बच्चे इतनी बार पी करते हैं, इतनी बार पॉटी करते हैं, कई बार उसकी वजह से उनको रैश
रैश हो जाता है क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी, पसीना, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से रैश हो जाता है। तो ये बिल्कुल ही नॉर्मल है। आपके लिए ज़रूरी ये है कि आप समझो किस तरह से इस रैश को अवॉइड किया जा सकता है, और अगर ये हो जाए तो किस तरह से इसको ट्रीट करना है। इन दोनों टॉपिक्स पे हमने वीडियो बनाए हुए हैं। हमने शुरू से कबीर के ऊपर नॉर्मल डाइपर ही यूज़ किया है राइट फ्रॉम हॉस्पिटल। क्लॉथ डाइपर हम हार्डली कभी यूज़ करते थे, मसाज के टाइम पे कभी कर दिया तो कर दिया। और कबीर को एक बार रैश हुआ था जिसमें उसको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी, बट हमने भी सीखा अपने एक्सपीरियंस से कि इसको कैसे ट्रीट करना है और आगे कैसे ध्यान रखना है, और वही एक्सपीरियंस आप लोगों से शेयर कर चुके हैं।